हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटी का थर्ड लेक्चर, है ना। अभी तक हमने जो बात की है उसमें हम लोगों ने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लिया है और हम लोगों ने थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के बारे में भी देख लिया है। लेजिस्लेचर में जब हमने देखा, लेजिस्लेटिव में हमने देखा, हमने बताया कि वहां पर लॉज बनाए जाते हैं, है ना, कानून के निर्माण किया जाता है, किस तरीके से कौन विधायक जो होते हैं वो सभी होते हैं, बातें अपन ने कर ली। देन हमने जब एग्जीक्यूटिव में आए तो वहां पर हम बात कर रहे हैं अभी गवर्नर की। गवर्नर के बारे में हमने पढ़ा, गवर्नर कौन होता है, अपॉइंट कैसे होता है, मध्य प्रदेश के गवर्नर की लिस्ट देखी, गवर्नर से रिलेटेड हम लोगों ने आर्टिकल्स देखे। उसके बाद आता है अपना चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब हमारे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में जो उनके मंत्री वगैरह होते हैं, ये सभी लोग मिलकर एग्जीक्यूटिव का भी निर्माण करते हैं। मतलब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद दोनों जो होते हैं वो विधायक या विधायिका के भी हिस्से होते हैं, मतलब उनका भी पार्ट होते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं, मतलब ये कार्यपालिका का भी गठन करते हैं। तो इनका दोनों जगह नाम आता है। ठीक है, तो अभी अपन को देखना है यहाँ पर कि हमारी जो कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास अब अपना है क्या, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनकी डिटेल करेंगे यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें सबसे पहले, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं चीफ मिनिस्टर होते कौन है। ठीक है, अब हम लोग जनरली मध्य प्रदेश में देखते हैं या किसी भी स्टेट में देखेंगे कि स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है वो, या गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर के नाम से या चीफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट करते हैं, बताते हैं हम स्टेट में ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। कल मैंने आपको वीडियो में थोड़ा सा हिंट किया था कि एक्चुअल में जो जो पावर एंजॉय करता है वो है चीफ मिनिस्टर, और एक्चुअल में जिसके पास पावर होती है वो है गवर्नर। ये लोग सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं, गवर्नर की परमिशन के बेसिस पे काम कर सकते हैं। अगर कोई काम के लिए अगर गवर्नर ने मना कर दिया तो किसी भी हालत में चीफ मिनिस्टर या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो काम नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लॉ बनाना है। अभी आपको मध्य प्रदेश में पता है कुछ समय पहले पैसा एक्ट इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद आपका ये जो जितनी भी स्कीम्स वगैरह आती हैं, बड़ी स्कीम्स, अभी बजट आया 2023 का, तो ये सारी चीजें जो होती है, इन सभी चीजों के लिए गवर्नर जो है वो लास्ट में परमिशन जरूर देते हैं। लास्ट में दें या फर्स्ट में दें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, गवर्नर बोल भी तो सकते हैं कि चलो बजट प्रिपेयर करो, तो गवर्नर की बोली हुई बात मानी जाएगी। जब बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं तो उसमें भी गवर्नर की परमिशन लेना पड़ती है। तो लॉज बनाए जाते हैं, जब स्टेट के लिए लॉ बनाए जाते हैं तो गवर्नर उसमें अपनी परमिशन देते हैं, मतलब सिग्नेचर करते हैं लास्ट में। तो ये सारी चीजें जो है, एक्चुअल पावर जो है, जो हम देखते हैं कि किसके पास है, तो वो हमको सीएम के पास दिखाई देती है, चीफ मिनिस्टर के पास। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है वो लिखा हुआ है गवर्नर के बारे में। पावर जो होती है गवर्नर के पास होगी, इंजॉय जो करता है वो चीफ मिनिस्टर करता है, सिंपल। अब यहां पर अपन चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर एक्चुअल में होता कौन है। तो देखो, मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन अगर आप अभी मैंने आपको कल परसों वाली क्लास में एक एग्जांपल दिया था योगी आदित्यनाथ जी का। ये व्यक्ति पहली बार जब सीएम बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो ये विधायिका के हिस्से नहीं होते, मतलब विधानसभा से नहीं आते हैं, ये आते हैं विधान परिषद से। मतलब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं। तो याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर हो सकता है और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी हो सकता है, दोनों जगह में से कहीं का भी हो सकता है, सिंपल सी बात है ये। तो ये तो चीफ मिनिस्टर की एक बेसिक बात हो गई। हम चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो होता है ना, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, ये एक्चुअल में हेड होते हैं हमारे यहाँ के। ठीक है, रियल हेड की अगर अपन बात करें, हमारे यहाँ के जो रियल हेड होंगे स्टेट के, वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो यहां से पहला पॉइंट जो आप पढ़ेंगे इनके बारे में, वो ये देखेंगे कि ये जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं। ठीक है, रियल हेड ऑफ स्टेट। हमने गवर्नर के बारे में बताया कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली हुई होती है, लेकिन एक्चुअल में वो एंजॉय कौन करते हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। क्लियर, पहली बात हुई। इसीलिए ये रियल हेड होता है ना, जो रियल हेड आपने लिखा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये डी फैक्टो हेड होता है ना। ये जो लिखा हुआ पॉइंट, इसका मीनिंग क्या है, रियल हेड का मतलब होता है डी फैक्टो। यहां से याद रखना, इसको बोलते हैं डी फैक्टो हेड। ठीक है, इतनी बात है ना। चलो, एक बात हो गई अपनी, अब आगे बढ़ते हैं अपन।
बेसिक बातें और कर लेते हैं सीएम के बारे में, कि सीएम का कार्यकाल कितना होता है, सीएम को कैसे चुना जाता है, सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है ना, ये बातें यहां पर अपन इसमें समझते हैं। चलो देखो, अगर यहां से बात की जाए दूसरा कि सीएम जो होते हैं वो क्या आपकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, तो आंसर है यस। यहां पर आप याद रखना कि ही कैन बी मेंबर ऑफ, ही कैन बी, यहां से याद रखना है आपको, ही कैन बी मेंबर फ्रॉम, ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में, मेंबर फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल दोनों में से किसी का भी ये मेंबर हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनकी टेन्योर कितना होता है इनका, ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो देखो, जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं तो इनका कार्यकाल 5 साल ही रहेगा, क्योंकि जैसे अपने यहाँ भी विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे, जो व्यक्ति विधायक बनेंगे उनमें से एक व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो शिवराज सिंह चौहान जी ही हो, है ना, किसी भी व्यक्ति को सीएम बना सकते हैं, अभी अपन बात करने वाले हैं। तो जो आपका अगर व्यक्ति जो है, जो सीएम बना है, वो विधानसभा से आए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से आए, तो उसका कार्यकाल वैसे भी 5 साल होता है और इसीलिए सीएम का कार्यकाल भी 5 साल हो जाएगा। बट मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो विधानसभा से नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं है, तो फिर कहां से होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल से होगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है। पर इस केस में भी जो व्यक्ति को आप सीएम बनाएंगे उसका टेन्योर 5 ईयर का ही होगा। क्लियर है क्या बात? तो आपको यहां से याद रखना है कि जो हमारे सीएम होते हैं, सीएम का जो टेन्योर होता है वो टेन्योर होता है कितने का, तो होता है 5 ईयर्स का। क्लियर, टेन्योर इसका कितना होगा, तो 5 ईयर्स का होगा। आगे बढ़े यहां से आगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगर बात करें अपॉइंटमेंट की, इनका अपॉइंटमेंट है ना, तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, तो कल मैंने आपको बताया था कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। थोड़े से चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अभी अपने यहाँ पर 2023 में चुनाव है, चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में मान लीजिए कि एक पार्टी जो है, जैसे एबीसी पार्टी कोई है, वो 116 से ज्यादा सीट ले आई। अब 116 से ज्यादा सीट लाएंगी तो नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, 116 मेंबर, मतलब मैंने यहां पर सिंपल मेजोरिटी की बात की है, सामान्य बहुमत 50% प्लस 1। तो अगर ऐसा केस होता है तो क्या करेंगे, वहां पर वो मेंबर्स जो होते हैं, वो मेंबर अपने में से किसी एक व्यक्ति को, मतलब जो आपके सीएम होते हैं, 116 मेंबर हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम सजेस्ट करेंगे गवर्नर को। गवर्नर को सजेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि इनको, ये जो व्यक्ति जिनका नाम हम सजेस्ट कर रहे हैं, इन्हें हमें अपना सीएम बनाना है, या हमें मुखिया बनाना है, प्रमुख बनाना है, हेड बनाना है। तो सीएम जो गवर्नर होते हैं, फिर वो उस व्यक्ति को, छोटी मोटी वोटिंग वगैरह होती है वहां पर कि सच में इन लोगों को मेजोरिटी के साथ में इस व्यक्ति को सीएम बनाया जाना चाहिए नहीं बनाया जाना चाहिए, वो वोटिंग होती है और फिर वो व्यक्ति जीत जाता है। तो गवर्नर जो है ना, वो अपॉइंट करते हैं, है ना। तो सीएम के बारे में सीएम के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सीएम जो है ना, सीएम की नियुक्ति की जाती है। सीएम की क्या करते हैं, इसकी नियुक्ति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति जीत चुके हैं, आप सीएम को वोट कभी नहीं डालते, ये बात ध्यान रखना। आप कभी भी सीएम को वोट नहीं डालते हैं, आप वोट डालते हैं आपके क्षेत्र का वो प्रतिनिधि जिसको आपको विधायक बनाना है। सारे विधायक चले जाएंगे आपके विधायिका में, जो जीतेंगे वो, और उन विधायिका वाले विधायकों में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं, सीएम बना देते हैं। तो याद रखना कि इसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन करता है, तो वो करता है राज्य का राज्यपाल। तो गवर्नर के पास पावर होती है सीएम को अपॉइंट करने की। अब आपने तो चुनाव किया नहीं, आपने चुनाव किया नहीं, इसका मतलब जो सीएम का जो इलेक्शन हुआ वो कैसा हो गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो हम यहां से कहते हैं कि सीएम जो होते हैं ना, सीएम जो होते हैं वो इनडायरेक्टली अपॉइंटेड, है ना। इनको अपन क्या बोलते हैं, इनका जो डायरेक्ट वो होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है सीएम का, इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हमने नहीं किया ये। ठीक है क्या ये बात, है ना। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि सीएम का जो इलेक्शन होगा वो कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात आती है शपथ वगैरह दिलवाने की, एक पॉइंट शपथ की भी आती है ना। तो शपथ वाला पॉइंट भी देख लेते हैं कि भाई साहब अगर सीएम है तो उसको शपथ कौन दिलवाएंगे। तो सिंपल है, अगर सीएम है तो सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सभी को जो है शपथ दिलवाने का जो काम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो होता है, वो होता है गवर्नर का।
सीएम को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो वो दिलवाते हैं गवर्नर। तो इतनी बातें जो यहां पर अपन ने मेंशन की है, इनको आप याद रखेंगे फॉर योर अपना सीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है क्या? सीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी बातें याद रखना है। गवर्नर उसको शपथ दिलवाते हैं, गवर्नर ही उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक, यहां तक? चलो अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और पढ़ते हैं। सीएम जो होते हैं, रेजिग्नेशन पूछेगा तो रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है? रेजिग्नेशन दिया जाता है गवर्नर को। सिंपल बात, ओथ भी यही, अपॉइंटमेंट भी यही, और रेजिग्नेशन देगा। छोटा सा लिख देता हूं यहां पर, रेजिग्नेशन जो देता है, रेजिग्नेशन जो देता है वो किसको देता है? तो वो देता है गवर्नर को। सीएम जो अपना रेजिग्नेशन देंगे वो गवर्नर को देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखा है चीफ मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ। ठीक, यहां से थोड़ी सी बात समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है कैन बी मेंबर ऑफ? तो आपके पास किसी राज्य में हो सकता है कि 2 सदन हो, है ना, 2 हाउस सिस्टम हो। किसी स्टेट में हो सकता है कि 2 हाउस सिस्टम हो, मतलब वहां पर विधायिका भी हो, विधायिका में आपके पास विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो पहला पॉइंट तो हम यहां से समझ ही चुके हैं कि ही कैन बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, है ना। ये लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में से किसी का भी मेंबर हो सकता है, ये अपन ने समझ ही लिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। अब यहां पर बात ये आती है, थोड़ा सा इसको क्यों अलग से मेंशन किया है वो समझिएगा। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन किया जाता है या चीफ मिनिस्टर को जब आपको बनाना होता है, जैसे मान लीजिए 2023 में, अब एक केस समझते हैं अपन, 2023 में चुनाव हो रहे हैं। 2023 के चुनाव में कोई भी पार्टी जो है वो बहुमत में नहीं आती है। ठीक, या आ जाती है, चलो ठीक है आ जाती है। अभी सिंपल 116 वोट हैं किसी के पास, 116 सीट्स किसी एक पार्टी ने जीत ली है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जिस व्यक्ति को इनको सीएम बनाना था वो तो चुनाव हार गए अपना। चलिए मान लेते हैं ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को आपने 230 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं केवल रैंडम आपको बता रहा हूं, 230 पार्ट में आपने मध्य प्रदेश को डिवाइड किया हुआ है। कैसे 230? ये 230 वो हैं जो अपने यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ये एक विधानसभा क्षेत्र हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। मेरे क्षेत्र में जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे कितने होंगे? ज्यादा ज्यादा 4-5, और अगर देखोगे तो 7-8 लोग हो सकते हैं, है ना, उस पद के उम्मीदवार, पर इतने ही होते हैं लगभग। अब आपने क्या किया, आपने यहां पे चुना, तो मैं ये कुछ रेड कलर से बना देता हूं इनको। जैसे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसी कुछ सीट्स पे जो है वो एक पार्टी जीत गई, एबीसी। और एबीसी पार्टी जो है, एबीसी पार्टी ने टोटल 116 सीट्स जीत ली है ना, ग्रेटर देन 116 याद रख लेते। चलो, एबीसी पार्टी ने 116 से ज्यादा सीट जीत ली, लेकिन ये 7 नंबर की सीट पे जो व्यक्ति खड़ा था ना, वो XYZ था। कौन सा व्यक्ति था ये? XYZ। इस पार्टी का XYZ व्यक्ति, एबीसी पार्टी का XYZ व्यक्ति खड़ा था, लेकिन ये चुनाव हार गया। ये जो था वो चुनाव जो था वो क्या हो गया? हार गया। अगर ये चुनाव हार जाएगा तो ये मेंबर नहीं है आपका, विधानसभा का सदस्य नहीं है। विधानसभा का सदस्य नहीं है मतलब ये विधायक नहीं है। तो आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो कि ये जो व्यक्ति चुनाव हारा है इसको अपन भेज देते हैं विधान परिषद में, मतलब काउंसिल में भेज देते हैं। ठीक है, अगर ये काउंसिल में चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगा, ये विधायक बन जाएगा। और कोई भी विधायक जो होता है उसको आप सीएम बना सकते हैं। क्या ये बात ठीक है? तो सीएम बनाने के लिए विधायक होना जरूरी, चाहे वो असेंबली का हो या काउंसिल का हो, तब एक केस बन सकता है। अदरवाइज मध्य प्रदेश में तो काउंसिल है ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो काउंसिल है ही नहीं, तो फिर आप उसका क्या करोगे? क्या कोई एक व्यक्ति चुनाव हार जाता, क्या वो सीएम नहीं बन सकता? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है तब भी उस व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है। इवन मेरे को भी सीएम बनाया जा सकता है ना, मैं चुनाव नहीं भी लड़ूंगा तो भी सीएम बनाया जा सकता है मुझे। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी सी। नहीं, देखो सिंपल सी बात है, चुनाव करेंगे, मैं अगर लड़ूंगा जीत जाऊंगा तब तो मैं विधायक बन जाऊंगा, पर नहीं लड़ा चुनाव और या मैं हार गया तो विधायक नहीं बनूंगा, पर मुझे सीएम बनाया जा सकता है। अब उसकी कंडीशन समझो, अगर वो मेरी पार्टी के लोग जो 116 लोग हैं या कोई भी व्यक्ति 116 मेजोरिटी में वो मुझे बनाना चाहते हैं अपने स्टेट का सीएम, तो वो क्या करेंगे, जब आपकी नई नई विधानसभा रहेगी ना, न्यू विधानसभा, जब उसमें सीएम बनाने की बात आएगी तो वो मेरा नाम जो होगा वो मेरा नाम सजेस्ट कर देंगे गवर्नर को। किसको? गवर्नर को। और गवर्नर जब मेजोरिटी के बारे में पूछेंगे कि क्या भव्यदीप को बना देना चाहिए सीएम, तो आप लोग जो 116 लोग हो वो मेरे सपोर्ट में बोल दोगे कि हाँ इनको बना दो। ठीक, तो गवर्नर उस दिन मुझे जो है वो अपॉइंट कर देगा एज ए सीएम ऑफ स्टेट। ठीक, अब गवर्नर ने क्या कर दिया? सीएम बना दिया।
लेकिन बात यह है कि मैं सीएम हूं नहीं ना, एक्चुअल मैं विधायक भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं अभी। तो अगर मैं विधायक नहीं हूं तो मेरे पास एक कंडीशन लगती है यहां पर, और वो कंडीशन ये लगती है कि विद इन 6 मंथ्स, कितने दिनों के अंदर, 6 महीने के अंदर मुझे मध्य प्रदेश की कोई भी एक सीट इनमें से जीतना होगी। मतलब मुझे इन सीट में से कहीं से भी चुनाव लड़कर एक सीट को जीतना होगा। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर मुझे किसी भी हालत में विधायक बनना है। क्या बनना है? विधायक। अगर मैं विधायक बन गया, जैसे मेरे यहाँ पे काउंसिल होती तो मैं काउंसिल में एंट्री ले लेता जैसे तैसे करके, ठीक, क्योंकि काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां पे आप इजीली जा सकते हो, लेकिन पहचान हो तो, है ना, ये भी बात है। लेकिन आपको जब विधायक बनना होता है असेंबली का, तो वहां पर चुनाव लड़ना पड़ते हैं। क्या लड़ना पड़ते हैं? चुनाव, क्योंकि वो जनता के द्वारा होते हैं। तो यहां से याद रखना, मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। कुछ क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए, ये बातें हैं। बाकी तो वो लाभ के पद पे ना हो, एट द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट ना हो। ये बातों से एक विधायक बना, सीएम जो है वो बनाया जा सकता। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उसने चुनाव नहीं जीता है तो उसको 6 महीने के अंदर एक बाई इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, उपचुनाव करवाना पड़ेंगे, और उस उपचुनाव को कैसे भी जीतना पड़ेगा। अब केसेस क्या होते हैं, जैसे मान लो अपने यहाँ पे 230 सीट है, 230 सीट में से 230 सीटें जो है ना वो फिल हो गई है पूरी, 230 की 230 क्या हो गई है, भर गई है। अब मैं एक 231वें नंबर का कोई व्यक्ति है उसको मैं सीएम बनाना चाहता हूं, और फिर मैं बोल रहा हूं कि वो बाद में क्या बनना चाहिए, विधायक भी बनना चाहिए। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? सीटें तो 230 थी। तो जनरली क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन आई कि हमारे 230 विधायक पूरे हैं और हमको किसी बाहर वाले व्यक्ति को सीएम बनाना, तो जो पार्टी सीएम बनाना चाहती है उनमें से पार्टी किसी एक मेंबर को बोल सकती है कि आप अपनी पोस्ट खाली कर दो। मतलब जहां से आप विधायक हो वहां से त्यागपत्र दे दो, रेजिग्नेशन दे दो। रेजिग्नेशन जैसे ही मिलेगा वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। खाली होने के साथ में वहां पर आप सीएम को खड़ा करके चुनाव लड़वा दीजिए। सीएम मतलब जो जिनको आपने सीएम बनाया था, अभी चुनाव जीत गए तो वो सीएम कंटिन्यू करेंगे 5 इयर्स तक। क्लियर है ये बात? पर अगर कोई व्यक्ति इन 6 महीने के अंदर सीएम बनने के, है ना, ये जब सीएम वो बन जाता है तो बनने के 6 महीने के अंदर अगर वो कोई बाई इलेक्शन नहीं जीत पाया या वो किसी तरीके से विधायक नहीं बन पाया, तो फिर उस व्यक्ति को सीएम की पोस्ट से हटा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस व्यक्ति को फिर सीएम की पोस्ट से आप क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक। और सीएम की पोस्ट से हटाएंगे तो वो व्यक्ति फिर नॉर्मल व्यक्ति होगा, पर उस व्यक्ति ने लगभग कितने दिन काम किया होगा? 6 महीने, क्योंकि 6 महीने तक तो वो अपनी पोस्ट पे रह सकता था। तो क्या 6 महीने काम किया वो काम इनवैलिड हो जाएगा? तो यहां से एक और पॉइंट याद रखना कि सीएम जिसको बनाया था उसने जो काम किया वो कभी भी अगर वो पोस्ट से हटा दिया जाता है तो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है बात? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि कोई व्यक्ति को अपन किसी मेंबर जो होता है वो सदस्य होना जरूरी है क्या जब वो सीएम बनाया जा रहा है? तो आंसर है नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मध्य प्रदेश का व्यक्ति हो सकता है जिसको अपन सीएम बना दें। तो यहां से पॉइंट जो याद रखना है कि पहला पॉइंट, ही कैन बी मेंबर ऑफ, तो यहां पर अपन लिख रहे हैं ही कैन बी मेंबर ऑफ, ही कैन बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, मेंबर ऑफ एनी हाउस, पहला पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला याद रखेंगे आप यहां से। अब दूसरा पॉइंट याद रखना कि इट इज नॉट नेसेसरी, मैं इसको पूरा लिख रहा हूं जो मैंने आपको समझाया, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दैट अ पर्सन इज member of legislature मतलब एनी हाउस, लेजिस्लेचर मतलब एनी हाउस यहां पर, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, that that a person is member of legislature at the time of at the time of his appointment at the post of चीफ मिनिस्टर। समझ गए, है ना। पर कंडीशन, कंडीशन साथ में लगेगी
कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कुछ करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि बट he has to won he has to won a seat by any by election, मतलब उपचुनाव करवा के, है ना, एनी बाई इलेक्शन विद इन 6 months from his अपॉइंटमेंट। समझ गए? 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, एक बाई इलेक्शन के थ्रू सीट जीतना पड़ेगी, और जैसे ही वो सीट जीत लेगा तो फिर उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वो वहां का मेंबर बन चुका है। मेंबर बन जाएगा तो 6 साल 5 साल ऑटोमेटिकली आराम से रहेगा। बढ़िया, क्लियर है ये बात? इसलिए ये पॉइंट लिया गया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपने पास है अब कुछ फैक्ट्स और उसके बाद अपन वन बाय वन लिस्ट अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, सीएम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। चलो सबसे पहले अपन देखेंगे, ही इज द डी फैक्टो हेड चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। ठीक है, अपन ने बताया है कि ये डी फैक्टो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट होता है। रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जैसे मतलब आपके मंत्री परिषद का मुखिया, इसको अपन शॉर्ट में अगर बोलें तो इसको अपन कहते हैं कि ये जो व्यक्ति होता है ये मंत्री परिषद का क्या होता है, मुखिया होता है। ठीक, मतलब मंत्री परिषद जो है वो पूरी इसकी बात मानती है, ये होता है व्यक्ति। ठीक, चलिए उसके बाद अपन बात करें, लिखा है जनरली ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, बट लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है, इसका मतलब होता है, लीडर ऑफ हाउस का मतलब होता है कि सदन का नेता। अब आपसे एक पॉइंट और, आपने सदन में विपक्ष का नेता बता दिया, है ना, आपने विधानसभा, लोकसभा, है ना, यहां पर आपने जो व्यक्ति बताए, आपने बताया कि सर लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है ना, विपक्ष का नेता हो सकता है, तो क्या जो पार्टी जो बहुमत में है उसका नेता नहीं होता है? बिल्कुल होता है, तो उसको अपन बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस। जनरली की बात लिखिए, मतलब हमेशा नहीं होता है, 100% ऐसा फैक्ट नहीं है, जनरली अपन बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है। पर यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि जब चौथी विधानसभा चल रही थी, कौन सी विधानसभा चल रही थी, चौथी विधानसभा चल रही थी, इस समय जो हमारे सीएम थे वो गोविंद नारायण सिंह जी थे, और उन्होंने इस समय जो है वो हमारे लीडर ऑफ हाउस किसको बना रखा था, तो बना रखा था विजया राजे सिंधिया, जिनको आप राजमाता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राजमाता। मध्य प्रदेश में कौन सी पर्सनालिटी, हस्ती जो है वो राजमाता के नाम से जानी जाती है, तो शी इज विजया राजे सिंधिया, राइट। तो विजया राजे सिंधिया जी जो थी ना, वो हमारे यहाँ की सदन की नेता थी ड्यूरिंग 4th लेजिस्लेटिव असेंबली एट द टाइम ऑफ गोविंद नारायण सिंह जी। सीएम गोविंद नारायण सिंह जी थे, चौथे नंबर की वो आपकी विधानसभा थी, उस समय सदन का नेता बना रखी थी विजया राजे सिंधिया को। क्लियर? चलिए उसके बाद बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ योजना मंडल या प्लानिंग कमीशन। ये योजना मंडल के नाम से आया, फिर योजना आयोग के नाम से आया, ये सब आपको मैंने एक प्रैक्टिस सेशन में पूरा डिटेल बता दिया है। पीसी सेठी जी पहले व्यक्ति रहे हैं, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो शिवराज सिंह चौहान। तो याद रखना चीफ मिनिस्टर जो होता है वो आपके प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का मुखिया होता है, बात खत्म। 24 अक्टूबर 1972, मैंने आपको एक डेट याद करने को कहा था, 24 अक्टूबर 1972, उस दिन हमारे यहाँ पर योजना मंडल का जो है गठन होता है, योजना आयोग बन चुका है वो। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सैलरी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ये 2.55 लाख रुपीस होती है, ये भी आपको यहां से याद रखना है। कल अपन ने गवर्नर की सैलरी की बात की थी 3.5 लाख रुपए, है ना। आज अपन बात कर रहे हैं हमारे सीएम जो होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, तो उनको मिलती है 2.55 लाख रुपीस पर मंथ। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, अगर बेसिक क्वेश्चन आया तो यहां से बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बेसिक क्वेश्चन कैसा हो सकता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहां से लिखा है दी लीस्ट टर्म सर्व्ड बाय एनी सीएम, मतलब मध्य प्रदेश का वो व्यक्ति जिसने सबसे कम समय तक सीएम के पद पर रहकर कार्य किया हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको ड्रामेटिकली दो आंसर मिलेंगे। मैं आपको थोड़ी सी बात यहां पे बता देता हूं, इनकी क्या सीन है क्या नहीं था।
देखो क्या हुआ, एक व्यक्ति का नाम जो है आपको मिलेगा डॉक्टर ये अर्जुन सिंह जी। एक व्यक्ति कौन है? अर्जुन सिंह जी, ठीक। और एक राजा नरेश चंद्र भी है, राजा नरेश चंद्र भी हैं, वो भी हैं, दोनों हैं। तो देखो अर्जुन, एक सेकेंड, मैंने यार लिस्ट ली होगी कहीं पे, ये लिस्ट देखो। है ना, देखो मैं आपको जो दो लोगों के नाम बता रहा हूं, अभी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या चीज है। देखो 7वें नंबर पे देखिए आपको राजा नरेश चंद्र जी दिख रहे हैं, ठीक है। राजा नरेश चंद्र जी का टाइम पीरियड देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो आपको इनका टाइम पीरियड जो दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है 13 मार्च से लगा के 25 मार्च तक 1969 में। व्यक्ति 13 दिन का सीएम बना, 13 से 25 तक, वैसे 12 दिखाई दे रहा है लेकिन 13, क्योंकि 13 तारीख को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ पर 13 दिन का सीएम बनता है वो है राजा नरेश चंद्र जी, राइट। ये हो गई बात। अच्छा, अभी लेकिन नाम तो वहां पर किसी और का लिखा हुआ था, वहां पर नाम तो अर्जुन सिंह जी का लिखा हुआ था। अब ये कैसे हुआ, ये थोड़ा सा समझते हैं। जरा ध्यान से नोटिस कीजिए, अगला आपके पास व्यक्ति हैं अर्जुन सिंह जी। 14th नंबर पे जो ये यहाँ पर नाम लिखा है, इनको देखो। ये व्यक्ति जो हैं अर्जुन सिंह जी जो हैं, वो 11 मार्च 1985 को सीएम बनाए गए और 12 मार्च 1985 से सीएम से उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इनकी स्टोरी में अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। अर्जुन सिंह जी की स्टोरी ये है कि अर्जुन सिंह जी जो है वो मध्य प्रदेश के एक, या टेक्निकली अगर बोले तो 2 दिन के सीएम रहे हैं, ठीक। मध्य प्रदेश के 2 दिन के सीएम कौन रहे हैं या 1 दिन का सीएम कौन रहा है, तो आप याद रखना कि वो अर्जुन सिंह जी है, ठीक है ये बात। तो यहां पर अपन को पॉइंट में जो आप देख पा रहे हैं, आपके पास क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि बताइए मध्य प्रदेश का सीएम लीस्ट टर्म जिनका रहा है, लीस्ट टर्म की बात करें तो अर्जुन सिंह जी रहे हैं फॉर 1 डे, है ना, इनको 1 डे के लिए बोला जाता है। मार्च में केवल 1 दिन का 1985 में इनका कार्यकाल रहा। दूसरा, चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग भोपाल गेस्ट डी अर्जुन सिंह जी, ठीक है। कल मैंने गवर्नर बताए थे आपको, ठीक है, के एम चांडी जी। गवर्नर कौन थे? के एम चांडी जी। अगर आपसे सीएम पूछे तो अर्जुन सिंह जी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम की बात है, जब भोपाल गैस कांड हुआ था तब मध्य प्रदेश के सीएम जो थे वो अर्जुन सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज दी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? ये आप सभी जानते हैं, देवी उमा भारती, है ना। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सीएम, मतलब जब से मध्य प्रदेश आजाद हुआ था तब से कांग्रेस का प्रभुत्व था। देश के अधिकतर राज्यों में जो सरकार बनती थी वो बनती थी कांग्रेस की, लेकिन मध्य प्रदेश के पहले जो नॉन कांग्रेसी सीएम रहे हैं उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप जोशी जी का नाम याद रखेंगे, ठीक है क्या। तो फर्स्ट आपके नॉन कांग्रेसी सीएम जो है वो कैलाश जोशी जी हैं। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट कब बनी, तो वो बनी 1990 में। 1990 में पहली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है ये बात। उसके पहले जनता पार्टी हुआ करती थी। ये पार्टी लगभग 1975 के आसपास बहुत अच्छे से पावर में थी, 1977 में तो खतरनाक पावर में थी। ये जनता पार्टी थी। जनता पार्टी में पहले ये सब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सब चल रहे थे। फिर इन्होंने इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रख दिया, ठीक है, बीजेपी। तो पहली बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में 1990 में बनी, ठीक। ये पॉइंट मैं आगे चल के फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी केवल इसको इतना ही रखिए, बस सिंपल सा। अब बात करेंगे कि द पर्सन हु सर्व्ड एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की तरह से काम किया है वो कौन है? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर आपके पास 4 लोगों के नाम, ठीक। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अपन ने कल भी पढ़ा था, जमुना देवी, मध्य प्रदेश की विपक्ष की पहली महिला नेता। जमुना देवी, जमुना देवी वर्कड एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी दूसरे व्यक्ति हैं, शिव भानु सोलंकी जी तीसरे व्यक्ति हैं, और सुभाष यादव जी, ये 4 लोग अभी तक वर्तमान तक, है ना, मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की तरह से काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है कोई भी चीफ मिनिस्टर अपना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे मध्य प्रदेश में नहीं है। क्लियर है ये बात? तो 2003 के बाद से आपको कोई भी मध्य प्रदेश में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेंगे। बात करते हैं 4 लोगों की, तो जमुना देवी हो जाएंगी एक, जो आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन थी, पहली महिला लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी बनी थी। दूसरे आपके कौन है? तो वो है आपके वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी हैं, फिर शिव भानु सोलंकी जी हैं, और फिर आपके पास सुभाष यादव जी हैं। ये 4 लोगों के नाम आप याद रखें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला। अब हम यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट, जो ये आपने व्यक्तियों के यहां पर मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं
उनमें सीएम में आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं इनके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट्स कहां से उठा के पूछ ले कोई भरोसा नहीं। तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम, शक्ल देख लीजिए अंकल की, अंकल का नाम है रविशंकर शुक्ल जी। रविशंकर शुक्ल जी जो है ये मध्य प्रदेश के पहली विधानसभा के सीएम बनकर आए 1956 में। पहली विधानसभा के चुनाव अपन ने बात कर ली थी। 1 नवंबर 1956 को अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश जब अपने अस्तित्व में आया था, है ना, तो उसके सीएम कौन थे, तो वो थे रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि इनको पुरोधा के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जानते हैं आप? इनको बोला जाता है पुरोधा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। जिन जिन के निकनेम या जिनके सेकंड नेम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं आप सभी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के पहले सीएम जो हैं जिनका नाम रविशंकर शुक्ल जी हैं, ये पुरोधा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट कि मध्य प्रदेश के सीएम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रहे हैं, तो ही इज द वन, ही वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीएम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे हैं उनमें आप रविशंकर शुक्ल जी का नाम भी मेंशन करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? ठीक, चलिए ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है ही डाइड ड्यूरिंग दी ऑफिस। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन व्यक्ति की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम, है ना, रविशंकर शुक्ल जी जो हैं उनकी डेथ जो है वो उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ही वॉज द मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। आपको पता है स्वराज पार्टी के बारे में आपने नाम सुना होगा। स्वराज पार्टी जो अपनी आजादी के पहले से चल रही थी, तो स्वराज पार्टी के मेंबर थे ये व्यक्ति रविशंकर शुक्ल जी। इतने पॉइंट आप इनके बारे में याद रखें। अगला अपन आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास है द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सेकंड जो है वो क्या है, सीएम है। ठीक, चलो अब बात करेंगे अपन इनमें। तो इनको मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य बोला जाता है। ठीक है, इनको मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, देखो द्वारका किसकी है? द्वारका हमारे कृष्ण भगवान की है। और कृष्ण भगवान, वैसे ही आपको पता है कि जो महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा दिमाग कौन लगा रहा था, सबसे ज्यादा गेम कौन प्ले कर रहा था? कृष्ण भगवान। तो चाणक्य की तरह काम कौन कर रहे थे? कृष्ण भगवान। तो मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति हैं इनको अपन बोल देंगे यहाँ के जो सीएम हैं वो आपके कैसे हैं? वो चाणक्य है। कौन? द्वारिका नाम से जो चल रहे हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने शारदा मैगजीन 1992 में इन्होंने, सॉरी 1922 में इन्होंने शारदा मैगजीन को पब्लिश किया था जबलपुर से। ठीक, तो यहां से आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि शारदा मैगजीन के पब्लिकेशन या प्रकाशन में किस व्यक्ति का नाम आता है, तो वो आता है द्वारका प्रसाद मिश्र जी का। नेक्स्ट अपन देखें तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात जो है वो नाम है लिविंग एन एरा। इनके बारे में याद रखेंगे कि इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम है लिविंग एन एरा। ठीक, चलिए अब वो व्यक्ति जिनके बारे में अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं, राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक है, राजा नरेश चंद्र जी की बात करेंगे अगर, तो राजा नरेश चंद्र जी के बारे में पहला पॉइंट समझेंगे, he was the first tribal chief minister of मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री का नाम बताइए। मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं हमारे राजा नरेश चंद्र जी। ठीक है, चलिए an individual person he served least tenure as chief minister। मतलब एक अगर व्यक्ति के तौर पे अपन बात करें, अर्जुन सिंह जी भले ही एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, बट वो एक दिन के मुख्यमंत्री रहने के पहले एक टर्म कंप्लीट कर चुके थे अपना। 1985 के पहले उनका एक टर्म हो चुका था। 1985 में वो एक दिन के सीएम बने और फिर हटाए गए थे। ठीक है, या उन्होंने रिजाइन किया था। तो बात यह है कि वो तो ज्यादा टर्म के लिए रहे। पर अगर अपन से पूछे कि इंडिविजुअली आप बताइए कि मध्य प्रदेश के सीएम जितने रहे हैं उनमें सबसे सबसे कम व्यक्ति जिसने रूल किया या अपने यहां पर एज ए सीएम सर्व किया है, तो वो है नरेश चंद्र सिंह जी। आगे बढ़ते हैं, इनका जो कार्यकाल रहा वो 13 दिन का रहा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से कि एज ए इंडिविजुअल ही सर्व द लीस्ट टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं, अगले व्यक्ति हैं श्याम चरण शुक्ल जी। अगले व्यक्ति कौन है? श्याम चरण शुक्ल जी। मध्य प्रदेश के अगले सीएम की बात करेंगे। इनको मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं लिया है, ऐसा कुछ हो नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ही लिया है, बस आप केवल इनके बारे में फैक्ट पढ़ना था इसलिए। ये अंकल है श्याम चरण शुक्ल जी। ठीक,
श्यामचरण शुक्ल जी जो है ये मध्य प्रदेश में 3 बार सीएम अपॉइंट किए गए। कितनी बार? 3 बार। श्यामचरण शुक्ल जी जो है वो 3 बार सीएम रहे। दूसरा, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल वॉज केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग हिज टर्म। मैंने आपको कल बताया था ड्यूरिंग 1977, है ना, ये जो टाइम चल रहा है, इनका जो टाइम चल रहा था वो था 1977 का, जब मध्य प्रदेश में पहली बार क्या लगाया गया था? पहली बार यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1977 में। तो उस समय मध्य प्रदेश के जो सीएम थे वो थे श्यामचरण शुक्ल जी। ठीक। ही वॉज एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर महाकौशल। महाकौशल के ये एडिटर थे। यहां पर आप इनके बारे में पहला पॉइंट याद रखेंगे, वो ये याद रखना है। बाकी 3 बार अपॉइंट हुए, उनसे ज्यादा 4 बार वाले हो गए, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ऐसा अगर आ जाता है कि 3 से ज्यादा बार अपॉइंट होने वाले में, तो फिर उनका नाम यहां पर आएगा, 3 या 3 से ज्यादा बार वाले में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश चंद्र सेठी जी, पीसी सेठी जी। ये अंकल थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। प्रकाश चंद्र सेठी जी जो हैं ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बात करते हैं। देखो, पहली बात यहां से याद रखना कि ये जो है पीसी सेठी जी जो हैं ये प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो पहले योजना मंडल के नाम से जाना जाता था, प्लानिंग मंडल के नाम से जाना जाता था, उसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं पीसी सेठी जी। और पीसी सेठी जी अपॉइंटेड एज द इंडियन गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उसके पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर जो नियुक्त किए गए हैं वो है आपके पीसी सेठी जी। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पीसी सेठी जी। ठीक। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे कैलाश चंद्र जोशी जी। अभी इनके बारे में अपन पढ़ के आ रहे हैं कि कैलाश चंद्र जोशी जी वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक। कैलाश चंद्र जोशी जी को मध्य प्रदेश की राजनीति का संत बोला जाता है। ही इज नोन एज द सेंट ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का संत, इनको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति का संत। मध्य प्रदेश नहीं लिखा पर ठीक है, राजनीति के संत के नाम से अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाता है तो ही इज कैलाश चंद्र जोशी जी। अब संत कौन है? तो कैलाश के नाम से याद रख लो। कैलाश पर्वत पे कौन बैठते हैं? पर्वत पे कौन बैठते हैं? और चंद्रमा किनके सर पर है? तो हम बोलते हैं कि भगवान शिव हैं वो। तो कैलाश चंद्र, कैलाश पे बैठने वाले जो मुकुट पे अपने चंद्र लगाते, एकदम शांति से बैठते हैं ना, एकदम शांत होकर बैठते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं कि वो हमारे क्या हो गए? हमारे संत हो गए वो। ठीक। और हमने बात कर ही ली है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सीएम जो है मध्य प्रदेश के पहले, वो कौन है? तो वो कैलाश चंद्र जोशी जी हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे इनका कवर हो ही जाता है वैसे भी। अब अंकल आते हैं श्यामचरण शुक्ल जी के बाद दूसरे व्यक्ति जो हैं सुंदरलाल पटवा जी, जिनके टाइम पर लगेगा हमारे यहां पर राष्ट्रपति शासन, और एक नहीं 2 बार। ठीक। तो देखो ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के। इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी हैं ये। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर कोई थे तो वो कौन थे? वो थे सुंदरलाल पटवा जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बीजेपी के पहले कौन? ये कैलाश चंद्र जोशी जी जो हैं, कैलाश जोशी जी जो हैं वो बीजेपी के नहीं थे, कोर बीजेपी के नहीं थे। ठीक है ये बात? ठीक। अब ये व्यक्ति जब पहली बार सीएम बने तब बीजेपी के मेंबर नहीं है, है ना, तब बीजेपी के मेंबर नहीं थे। 1980 में अपने यहां पर देखो, सेकंड जो अपना प्रेसिडेंट रूल लगा वो लगा 1980 में, 1980 में। ठीक है क्या ये बात? है ना, सेकंड प्रेसिडेंट रूल का टाइम पीरियड कौन सा था? 1980 का था। और जब तीसरा प्रेसिडेंट रूल लगता है तो तीसरे प्रेसिडेंट रूल में 1992 में, 1992 टू 93 जो है, इस समय जो है वो किसका रूल? सेकंड थर्ड अपना लगा था प्रेसिडेंट रूल, तब तीसरा लगा था 92-93 में। तो उस समय भी सुंदरलाल पटवा जी थे। तो याद रखना कि इनके टाइम पे सेकंड और थर्ड दोनों लगते हैं, है ना। पहला लगा था किनके टाइम पे? श्यामचरण शुक्ल जी के टाइम पे। और दूसरा और तीसरा जो लगा वो किनके टाइम पे लग गया? तो वो लगा हमारे जो सुंदरलाल पटवा जी हैं इनके टाइम पे। ठीक। इनको क्या, ये कौन थे? तो बीजेपी के पहले सीएम थे। अब आते हैं अंकल जिनका नाम है बाबूलाल गौर जी। बाबूलाल गौर जी को हम बुलडोजर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बुलडोजर। इनको बुलडोजर बोला जाता था। जैसे आज अपन बोलते हैं ना मामा, वैसे ही इनको जो बोला जाता था, इनको बोला जाता था बुलडोजर। ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास अब अगले सीएम की तरफ बढ़ते हैं। अगले सीएम है दिग्विजय सिंह जी, दिग्गी राजा, है ना।
इनको अपन क्या कहते हैं, दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह को बोला जाता है दिग्गी राजा, ठीक। मध्य प्रदेश के ऐसे सीएम जो अभी कुछ समय पहले तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे, 1993 से लगा के 2003 तक जिसकी सरकार रही मध्य प्रदेश में, वो है आपके दिग्विजय सिंह जी। 1993 से लगाकर 2003 तक जिनकी सरकार रही वो दिग्विजय सिंह जी हैं, और इन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम की तरह 2 बार सर्व किया है, ठीक। 2 हो जाएंगे, 10 साल रहे, 5-5 साल के टर्म रहे इनके। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़। ये भी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले ही अपनी बात हो चुकी है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय हमारे सीएम कौन थे, तो हमने बताया कि उस समय हमारे जो सीएम थे वो अपने दिग्विजय सिंह जी थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि इनके टाइम पर ऐसी क्या खास बात हुई, ठीक है। तो इनके टाइम पर मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ड्यूरिंग हिज टाइम पंचायती राज एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस है ना, वो यहां पर क्या हुई थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल टैग दिया गया था। मतलब दिग्विजय सिंह के टाइम पर मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ही खैर, है ना, तो जो पंचायती राज व्यवस्था आई वो इनके टाइम पर आई मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये बात है ना, दिग्विजय सिंह जी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब शहरी व्यवस्था जो है ना, तो ये किसके टाइम पर आती है, ये आती है अपने दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है अगला। अगले अंकल है कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बारे में याद रखेंगे, इनको युवा तुर्क बोला जाता है। इनको क्या कहते हैं, युवा तुर्क। ये युवा तुर्क के नाम से फेमस है, ठीक। है नहीं युवा, लेकिन युवा तुर्क के नाम से फेमस है, क्योंकि पहले का नाम दिया हुआ है ना, अभी का थोड़ी है। तो याद रखना, अभी अंकल कैसे हैं, अभी इतने युवा नहीं है, लेकिन नाम युवा तुर्क है। फिर बात करें कि ही रोट अ बुक इंडियन सेंचुरी, इंडिया सेंचुरी। इंडिया सेंचुरी बुक के संपादक या राइटर जो हैं वो कौन है, तो यहां से आपको अगला पॉइंट याद रखना कि वो हमारे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मतलब इसके पहले टर्म इन्हीं का था, कमलनाथ जी थे। ही सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर 9 टाइम्स। मैंने आपको कल बोला था, है ना, 7-8 बार सुमित्रा महाजन जी जो मध्य प्रदेश से रहती हैं, इंदौर से जाती हैं, है ना, कल मैंने आपको बताया था कितनी भी बार चुनाव लड़ो जीतो। तो 9 बार सांसद जो रहे, लोकसभा के सांसद मध्य प्रदेश से, वो रहे हैं अपने ये कमलनाथ जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फुल एंड फाइनल अंकल का नाम आता है मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, है ना, मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं ये मध्य प्रदेश में मामा जी के नाम से फेमस है। हर कोई इनको किस नाम से जानता है, तो मामा जी के नाम से जानता है, बताने की जरूरत नहीं। अब इनके बारे में फैक्ट याद रखो, मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 2003 में बने, 8 में बने, 13 में बने और 20 में फिर बन गए, ठीक है। तो 4 बार, और अगर इस बार फिर जिता दिया आप लोगों ने तो ये 5 बार बन जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मध्य प्रदेश के 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री एकमात्र अपने कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। 4 बार शपथ ली है, कार्यकाल भी बहुत लंबा हो गया है इनका। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 5 से इन्होंने 18 सर्व किया, 13 साल, और उसके बाद ये 20 से फिर से 3 साल है, मतलब लगभग 15 से 16 साल इनका टर्म हो गया है। तो मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम अगर पूछे, है ना, ही ऑल्सो सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी है, वो है आपका बढ़ता मध्य प्रदेश, है ना। इसका नाम क्या है, बुक का नाम बढ़ता मध्य प्रदेश।